प्रधान देश के लिए खाद आत्मा की तरह होती है और इस आत्मा की सलामती के लिए किसान हमेशा तत्परता के साथ कोशिश करता रहता है। किसान की आजीविका का साधन खेती है और खेती खुशहाल रहे इसके लिए इसमें इस्तेमाल होने वाला खाद सीधे तौर पर उसका साथी होता है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सरकार ने अब यूरिया जैसे महत्वपूर्ण खाद में 100% नीम के इस्तेमाल की बाध्यता कर दी है। सरकार की इस बेहतरीन पहल के बाद से नीम की मांग बढ़ गई है। देश की कई अग्रणी संस्थाएं जो पहले ही नीम पर शोध कर रही थी, उन्होंने अब बढ़ चढ़कर इसके शोध और प्रयोग के दायरे को बढ़ा दिया है। हर रोज नीम से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पिछले कई सालों से नीम को लेकर अलग अलग शोध कर रहा है। शोध के दौरान ही संस्था ने एक ऐसी नीम की वैरायटी की खोज की जो न सिर्फ कम समय में फल देने के लिए तैयार हो जाता है, बल्कि करीब करीब हर परिस्थिति में इसको उगाया भी जा सकता है। पहली बार फूल आते हैं लगभग जो सामान्य प्रजातियां हैं, सामान्य ग्रोइंग नीम है, औसत 5 साल के बाद आते हैं। 5 से शुरुआत होकर के 6, 7, 8 तक भी आते हैं। लेकिन हमारी जो नई विकसित प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां दूसरे साल प्लांटेशन के दूसरे साल से ही फूल आना शुरू करते हैं और तीसरी, चौथी या 4th ईयर का आता है तो सफिशिएंट मात्रा में बीज हार्वेस्ट किया जा सकता है। नीम पर नए नए शोध कर रहे वन वैज्ञानिकों का कहना है कि नीम की खेती से न सिर्फ किसानों की आय में इजाफा हो सकता है, बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वन वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में नीम की खेती किसानों की आय को कई गुना बढ़ा सकती है। जहां नीम एक तरह से एक फंडरू एक ट्री था जिसका कोई वैल्यू नहीं था, सिवाय इसके कि हम कोई छाया ले लें, कुछ निम्बोलिया FIM बना लें, आज ये एक कमर्शियल क्रॉप में तब्दील एक तरह से कन्वर्ट हो रही है। और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है, जहां वृक्ष और कृषि दोनों जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, ये आपस में मिलके किसान को एक अतिरिक्त आय और यूं कहूं कि जो एडिड इनकम है उसकी तरफ खींच रहे हैं। नीम की मांग लगातार बढ़ रही है। खाद बनाने वाली कंपनियां भी नीम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में देश की अग्रणी खाद बनाने वाली कंपनी इफ्को ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता कर नीम की नई वैरायटी के रिसर्च और खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में कलोल में मौजूद इफ्को की खाद कंपनी ने कई एकड़ जमीन नीम की खेती के लिए FRI को दी है, ताकि यहाँ इसकी खेती के साथ साथ रिसर्च भी किया जा सके। पहले हम लोगों ने बहुत सारी जगह इसका प्रयास किया, विदेशों में भी कई जगह प्रयास किया गया, लेकिन अंतिम निर्णय ये हुआ कि हम अपने देश के शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका शोध करेंगे। वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ के निदेशक से बात की और निदेशक से बात करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि पॉलीप्लाइडी विधि से, जिसमें नीम में क्रोमोसोम्स के नंबर को बढ़ा करके इसके उत्पादन को तेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसकी ग्रोथ को तेज किया जा सकता है और उसमें नीम का तेल और एजाडिक्टिन की मात्रा दोनों बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये शोध परियोजना यहाँ से शुरू होती है। फिर उस शोध परियोजना को हम लोगों ने वित्तीय मदद की और उसका अनुश्रवण, उनके लिए जो भी ज़रूरतें थी, उनके लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, उनके लिए फंड्स की ज़रूरत थी, उनके लिए आदमी की ज़रूरत थी, जो भी उनकी आवश्यकताएं हुई, उन आवश्यकताओं को पूरा करके ये 6 साल का अनवरत प्रयास हमारी इफ्को की टीम ने और FRI के साइंटिस्ट ने, बहुत ही योग्य वैज्ञानिक हैं FRI के, उन लोगों के प्रयास से 6 प्रजातियां रिलीज हुई हैं। नीम को बढ़ावा देने के लिए आखिर इफ्को ने ये पहल क्यों की, इसकी वजह खुद कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार बता रहे हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि
हम अब देश में 100% नीम लेपित यूरिया का ही प्रयोग करेंगे। यानी जितना भी यूरिया बाज़ार में बिकता है, जो किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं, उसमें नीम के तेल की, नीम की एक लेपन किया जाएगा, नीम की एक कोट होगी। तो वो एक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का था। उससे प्रेरित होकर हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर वी एस अवस्थी साहब ने अपनी संस्था के में निर्णय लिया कि इतना नीम का तेल आएगा कहाँ से और इतना निमोली कहाँ से पैदा होगी, इसके उत्पादन को बढ़ाना है और इसके नीम में कोई ऐसी शोध करके प्रजाति हमको लानी है जिससे नीम का तेल ज़्यादा मिले, वो जल्दी बढ़े। जो भी निमोली किसान भाई एकत्रित करते हैं उनको क्रय करने की एक सुनिश्चित व्यवस्था अगर हम कर लें और उस सुनिश्चित व्यवस्था को क्रय करने के बाद में क्रय करके उसका जो आगे का काम है, उसके प्रोसेसिंग का काम है, विधायन का काम है, उससे उत्पाद बनाने का काम है, इसको भी अगर हम बढ़ावा दें तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने में, उत्पादन को बढ़ाने में और साथ ही साथ जितने भी रसायन मुक्त खेती के लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार ने बनाए हैं, उन सब को पूरा करने में एक बहुत ही लाभकारी कदम होगा इसके लिए। इसमें पॉलीप्लांटिंग टेक्निक से एकदम टिश्यू कल्चर के माध्यम से नीम के पेड़ को ऐसा करें कि वे 3 या 5 साल के अंदर निमोली देने लगे। तो उसके कारण 2 चीज़ें होंगी। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और उसके कारण वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम होगा, और दूसरा ये निमोली ये जल्दी आ जाएगी तो उसको 15 रुपये किलो पे हम खरीदते भी हैं और इस पर हम रिसर्च भी करा रहे हैं कि किस तरीके से नीम के और जो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बायोपेस्टिसाइड बन सकते हैं नीम से, उसमें भी बायोपेस्टिसाइड के माध्यम से हम किसान को ज़्यादा पैसे दे सकते हैं, उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट किया और उनको उनके साथ संपर्क स्थापित करके हमने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसको कि हमने टोटली फंड किया कि हमें नीम की वैरायटीज़ वो आप डेवलप करके दीजिए जो पॉलीप्लांटिंग तरीके से टिश्यू कल्चर के माध्यम से जल्दी से जिनका विकास हो और इसमें फूल और फल जल्दी आने लगे। तो इस दिशा में हमारे देश में तकरीबन 60 से ज़्यादा 60 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं नीम की। वन वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत और इनकी टीम पिछले कई सालों से वरिष्ठ वन वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में नीम पर लगातार शोध कर रही है। किसानों के लिए नीम की नई किस्म FRI ने जो विकसित की है, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है, ये वो खुद बता रहे हैं। इन प्रजातियों को तेल की मात्रा, अत्यधिक तेल की मात्रा सामान्य प्रजातियों से लगभग औसत 5 से 8% तेल ज़्यादा, और अजाडिरेक्टिन इसका एक केमिकल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, लिमोनाइड ग्रुप का होता है। वो सामान्य प्रजातियों में 3000 के आसपास, 2500 से 3000 ppm के आसपास ही पाया जाता है औसत। और हमारी इन 6 प्रजातियों में जिनमें मिनिमम 7000 का और मैक्सिमम 10,000 ppm तक का है, इसका औसत 9000 आसपास है। नीम की इस नई प्रजाति की खोज जब की गई तो सबसे पहले ये ध्यान में रखा गया कि अगर इसे खेत में लगाया जाता है तो फिर उस खेत में दूसरी फसल की पैदावार संभव नहीं है, जो किसानों के हित में नहीं था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर किसान इसकी खेती कैसे करें। जो गरीब किसान है, जिसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है, उसकी आय में बढ़ोतरी करने का है, और उसका जो खेत होता है वो छोटा खेत होता है, 1 एकड़ का 2 एकड़ की ज़मीन है। अब अगर वो अपने खेत की बाउंड्री पे नीम के पेड़ अगर लगा दे और उसमें जो निमोरिया जो बनती है उसको मार्केट में बेच दें, तो उससे उसकी कमाई का एक
एक एक्स्ट्रा साधन उसको मिल सकता है, जिससे कि उसकी आय जो खेती से जो आ रही है वो तो रहेगी ही, इसके अलावा ये एक एडिशनल इनकम उसके लिए बन सकती है। तो यही उद्देश्य है कि किसी भी किसान को अपनी बाउंड्री पे नीम के पेड़ लगा दे और उससे वो आय कमा सके। आया रे आया रे आया रे आया इफ्को नैनो यूरिया लाया खुशहाली लाया इफ्को नैनो यूरिया। पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया इफ्को नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में 1 बोरी यूरिया का दम। इफ्को नैनो यूरिया। इफ्को नैनो यूरिया। किसान नीम की खेती कहाँ करें, या यूं कहें कि नीम के पेड़ को किसान उपजाऊ जमीन में ना लगाकर कहाँ लगाएं? इसकी सही जानकारी तो मिल गई, लेकिन सवाल एक और बनता है कि आखिर किसान नीम की खेती क्यों करें? लीफ से लेकर के तना, फल, तेल सभी की उपयोगिता विभिन्न प्रकार की दवाओं के रूप में भी किया जाता है। दैनिक जीवन में दांतों से लेकर के कॉस्मेटिक बनाना, टॉयलेटरीज बनाना, मेडिसिन बनाना, ये सारी उपयोगिता इसकी जो बहुत पहले से इस्टेब्लिश है, इसमें हमारा कोई नया नहीं है। लेकिन जो ये इसके लगाने का जो पर्पज़ है, अदर पर्पज़ को आप इनके बाद देखें कि सामान्य नीम अगर आप लगाते हो तो उससे ज़्यादा इसमें उत्पादन मिलेगा। आप नीम की अच्छी प्रजातियों को लगा करके ज़्यादा तेल की मात्रा के आधार पर उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। अधिक उपज के बाद बस शीघ्र ही इसमें फल आएंगे आपके साथ में। क्रॉप के साथ कल्टीवेशन का किया जा सकता है। जो लेसर उपयोगी ज़मीन है उस ज़मीन पर इसका प्लांटेशन करके लाभ कमाया जा सकता है। नीम एक दिन इकोनॉमिक एंड वाइबल मॉडल होगा एग्रीकल्चर के लिए, और जो कि आज भी है। केवल हमको उसके गुणों को पहचानने की आवश्यकता है, उसकी कीमत को महसूस करने की आवश्यकता है और उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एफआरआई की टीम नीम की इस प्रजाति पर पिछले कई सालों से काम कर रही थी। लगातार रिसर्च का काम चल रहा था, लेकिन एफआरआई की रिसर्च को मजबूती मिली साल 2015 के बाद। और वो कैसे, ये खुद बता रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून के विभिन्न संस्थानों जैसे जोधपुर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून और अन्य संस्थाओं ने मिलकर इसमें कार्य तो 91, 92, 93 में ही प्रारंभ कर दिया था। लेकिन वो कार्य अनुसंधान कार्य लगातार नहीं चला, छुटपुट हुआ, आइसोलेटेड पार्ट्स में हुआ। इसके बाद में हमने 2015 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने इफ्को की सहायता से इफ्को के साथ मिलकर के एक अनुसंधान कार्यक्रम नीम सुधार अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की। एफआरआई ने जिस नीम की नई प्रजाति की खोज की है, उसकी विशेषताएं क्या-क्या हैं और ये बाकी नीम की प्रजाति से कैसे अलग है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संस्था के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर अशोक भी पिछले कई सालों से इस नई प्रजाति पर शोध कर रही टीम का ही हिस्सा हैं। जो हमारी नई प्रजाति हमने जो डेवलप की है वो 2 से 3 साल में फ्लावरिंग करना चालू करती है। दूसरा इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, नीम में करीब जो आम नीम है उसमें 25 से 30% के आसपास ऑयल मिलता है, लेकिन जो हमारी प्रजातियां हैं इनमें करीब 38 से लेके और 41% तक जो है नीम ऑयल पाया जाता है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है, इसमें एक अजाइड्रेक्टिव कंटेंट होता है। ये कंटेंट नीम में आम नीम में करीब 2500 से 3000 ppm के आसपास होता है, जबकि जो ये हमारी उन्नत जो किस्में हैं इनमें 8000 से लेकर के और 10000 के आसपास तक ये वेरी करता है। सो ये 3 जो पैरामीटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इन्हीं के बेस पे हम लोगों ने ये वैरायटी जो है डेवलप की है। डॉक्टर अशोक ने नई प्रजाति के बारे में तो बताया, लेकिन किसानों को ये जानना भी जरूरी है कि अगर किसान इसकी खेती करें तो उसे क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी। नीम की खेती में किसानों को कितना खर्च आएगा,
अगले साल की शुरुआत से किसानों के लिए ये बाजार में उपलब्ध होगा। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी किसी इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। उनको अच्छी किस्म के पौधे अभी तो ये हमने निजात किए हैं, धीरे धीरे नर्सरीज में जाएंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इन पौधों को खरीद के सिर्फ लगाना है और इस तरह से लगाना है ताकि जो उनकी जो एक तरह से ज़मीन के किनारे पे है या फिर बैकयार्ड में उसमें लगाना है, ताकि कुछ नीम के पेड़ अगर वहाँ रहेंगे तो वो 2 से 3 साल बाद में फिर वो प्रोडक्शन करना चालू करेंगे, उनमें बीज का उत्पादन होगा जिसको सेल करके एक अच्छी आमदनी उसमें मिल सकती है। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसान को किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। नीम की इस प्रजाति को खोजने में कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कई सालों से लगातार इस पर काम कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि देश के कई हिस्सों में इसको लेकर शोध किए गए, तब जाकर उनकी टीम इस प्रजाति को खोज पाई। ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। पूरे देश से अच्छा जर्मप्लाज्म इकट्ठा करना, उस जर्मप्लाज्म को मेंटेन करना, और सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज है, मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा कि नीम के बीज को आप केवल 15 से 20 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में उसका जो जर्मिनेशन का पावर है वो खत्म हो जाता है, वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इन 15 दिन में पूरे बीज को लाना, उसको रिसर्च स्टेशन में इकट्ठा करना, उसके बाद उसकी बुआई करना, उसको मेंटेन करना और आगे बढ़ाना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम था। इसके बाद जो इस प्रोसेस में है कि हमको अलग अलग रीजन्स में इन सभी जो हमने जर्मप्लाज्म इकट्ठा किया है उसको इवेलुएट करना होता है। उसमें ये देखना होता है कि जो आनुवांशिक जो इसके गुण है और जिस पर्यावरण में, जिस वातावरण में ये उग रहा है, उसमें आपस में इनका किस तरह का इंटरेक्शन है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत आसान है। 1 एकड़ के लिए 1 बोतल, तो 1 बोतल नैनो यूरिया को 2 बार में प्रति छिड़काव 125 लीटर पानी में घोलकर फ्लैट फैन या कट नोजल द्वारा स्प्रेयर की सहायता से फसल की बुआई के 25-30 दिन पर एवं दूसरा छिड़काव फसल में फूल आने के 1 सप्ताह पहले पत्तों के ऊपर छिड़कना होगा। नीम की इस नई प्रजाति की खोज में टिश्यू कल्चर का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। एफआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय ठाकुर बता रहे हैं कैसे टिश्यू कल्चर ने इसमें मदद की। जब हमने आनुवंशिक सुधार के बारे में के बाद जब पौधे बनाए, उसका परफॉर्मेंस देखा, तो हमने क्या किया कि क्लोनल मेथड बोलते हैं। क्लोनल मेथड में हम किसी चीज़ की हूबहू कॉपी तैयार करते हैं। तो टिश्यू कल्चर में एक बहुत बड़ी सुविधा है कि बड़े पैमाने पे कम समय में हूबहू कॉपी तैयार करेंगे और जब वो पौधा बाहर निकलता है तो वो बीमारी फ्री होता है। जो भी तेल निकलने वाले पौधे होते हैं और वो इमारती मतलब लकड़ी वाले पौधे होते हैं, उनमें कुछ टिश्यू कल्चर का बहुत चैलेंज होता है। पहला चैलेंज ये होता है कि वुडी हम लोग बोलते हैं ना, कि जो काष्ठ प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनमें बहुत ही मैच्योर पौधे होते हैं, मतलब बूढ़ा गए हो सकते हैं, पुराने हो गए होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि उसको थोड़ा पुनर्जीवित करना। तो हम अपने मेथड के द्वारा उसमें बहुत तरह की जो है हम PGR बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन होता है, जैसे हमारे ह्यूमन में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है इंसुलिन है, तो वो पूरा हमारा शर्करा जो शुगर का है उसका डिसाइड करता है। उसी तरह प्लांट के कुछ जो है हार्मोन होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन है। उसके विधि द्वारा हम उसको पुनर्जीवित करते हैं और पुनर्जीवित करके पहले तो हम एक बीमारी फ्री पौधे का एक प्रारूप तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं कि पहला तो हम प्रारूप तैयार करेंगे कार्बन कॉपी से पहले। जब हमको वैसा मिल जाता है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होता है, तो एक शूट, एक जो उसका तना है या एक ब्रांच जो निकलता है या एक छोटा पौधा निकलता है, उससे हम कई पौधे बनाते हैं।
हालांकि टिश्यू कल्चर की तकनीक पर काम करने के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ इस प्रोसेस के दौरान कई बार निराशा भी हाथ लगी। कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो पहले तो हम बताया कि एक जो हम कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पिछला रिपोर्ट को देखते हैं। तो हमने उन रिपोर्ट के बेसिस पे काम जब किया तो हमने पाया कि जिन पौधों पे हम काम कर रहे हैं उस तरह का हमको उसमें रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि किसी ने एक हार्मोन को कहा था कि अगर 1 यूनिट देंगे तो किसी ने कहा था कि उसको 40 यूनिट देंगे। तो हमने दोनों को लगा के देखा तो हमने देखा कि हमारे उसमें नहीं काम कर रहा है। तो हमने पहले तो अपने शोध को हमारे जो पौधे थे उसके हिसाब से विकसित किया। हमने पाया कि जितने लोगों ने बोला था उसका हमने 8 गुना कम किया, तब जाके हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इससे 2 फायदे हुए कि हमको एक तो केमिकल की आवश्यकता या हार्मोन की कम पड़ी, दूसरा उसमें उसके क्लोनिंग में कोई छेड़खानी नहीं होती, यानी वो अपने क्लोनल स्वरूप को मेंटेन करता है। दूसरा उसका चुनौती था कि जब हम ये पौधा लाना, कि जब भी हम लाते हैं तो 24 घंटे तक में इसको लाना ज़रूरी होता है। तो हम इसको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके की सिस्टम हमने डेवलप की थी। एक हम कूल बॉक्स ले जाते थे, कूल बॉक्स में हमेशा आइस पैक के साथ हम उसको लेके वहाँ से लाते हैं, और ऐसी व्यवस्था करते हैं या तो उसको हम हवाई जहाज़ से, या तो हम एसी वाले कंपार्टमेंट वाले ट्रेन से, या फिर हम अगर वाहन का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह हमको जीप ही मिलता है, तो एसी वाले वाहन से हम उसको पौधे को काटते थे। सवेरे में काट देते थे, क्योंकि सवेरे के टाइम में सबसे शांत केमिकल माहौल होता है। और उसके बाद हम उसको पैक कर देते थे, और पैक करके उस कूल बॉक्स में डाल के आइस पैक के बीच में करके हम उसको अगले वहाँ ले आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी इस तरह की चुनौती थी। बहुत निराशा हाथ लगी। देखिए, टिश्यू कल्चर में हम 2 चीज़ कहते हैं, एक तो क्लोन होता है और दूसरा क्लोन नहीं होता है, उसको कैलस बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में हमको कैलस मिलता था। जब भी कैलस होता है तो उसमें क्लोनिंग नहीं होकर वेरिएशन हो जाता है, उसमें मतलब चेंजेज आ जाती हैं, तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो जा रहा था। तो ऐसा हमने बहुत जब किया, तब हमने क्या किया, उसके हार्मोन को घटाना या बढ़ाना, उस तरीके के कम से कम उसके 17 या 18 एक्सपेरिमेंट किए। जब 17 या 18 प्रयोग के बाद हमने पाया कि इसमें हार्मोन लेवल, हमने हर प्रजाति के लिए अलग अलग हार्मोन लेवल डेवलप किया। किसी के लिए 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था, किसी के लिए 0.4 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था। शुरुआती दौर में हमने 10 मिलीग्राम प्रति लीटर भी इस्तेमाल किया था। तो हमने इस पूरे प्रकरण में हमें साल लग जाता है सेट करने में। FRI नीम को लेकर कई और शोध और खोज करना चाहती है, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे अपने शोध के लिए दूसरे संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। जो हमारा सेटअप है, हम लोगों के पास अपनी ट्रायल के लिए कोई ज़मीन नहीं है, जिसके लिए हमें या तो किसानों पे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इश्यू आता है वो है लैंड का। इस केस में इफ़को, क्योंकि हम लोगों के जो है कि फंडिंग एजेंसी था, तो इफ़को की वजह से हम लोगों को कुछ इसमें सपोर्ट मिला है। लेकिन इन जनरल एक चुनौती ये है, और दूसरा ये है कि सीमित जो हम लोगों के पास जो वित्तीय संसाधन हैं वो निश्चित रूप से इसमें बाधा करते हैं। अगर वित्तीय संसाधन हमें मिलते हैं तो हम लोग और भी जो है स्पेसीज पे, उनकी वैरायटीज़ पे और क्लोन डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। नीम की खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्व न सिर्फ मिट्टी को ताकत देते हैं, बल्कि कई तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं। इसमें जो लिमोनॉइड श्रेणी के जो रासायनिक घटक होते हैं, उनका जो है कीटनाशक गुण बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इस तेल का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जो घटक इसके एंटी फंगल घटक खासकर जो हैं, उनका उपयोग जो है चर्म रोग में भी किया जाता है। तो ये जो तेल है, नीम का तेल जो है, ये औषधीय और कीटनाशक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो यौगिक है उसका नाम है एजाडिरेक्टिन। एजाडिरेक्टिन के भी कई श्रेणियां हैं, जिसमें मूल रूप से एजाडिरेक्टिन ए जो है ज्यादा सक्रिय माना गया है। ए से लेके एस तक के इसके वेरिएंट जो है ज्ञात हैं। ए जो है एजाडिरेक्टिन ए
ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नीम का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में सदियों से होता आया है। नीम का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। नीम के औषधीय गुणों की बात करें तो स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, यानी त्वचा की जितनी बीमारियां हैं, उन सभी में लगभग नीम बहुत अच्छा काम करता है। हम एलर्जी की कंडीशंस लेते हैं, यदि हम इस तरह की बॉयल्स हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं जो गर्मियों में भी हो जाती हैं, और इन्फेक्टेड फुंसियाँ भी होती हैं, बॉयल्स बोलते हैं जिनको, ये नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं जो कि हील नहीं हो पा रहे, खासतौर से डायबिटिक पेशेंट्स को। यहाँ तक कि नीम जैसे कि डायबिटीज़ में भी बहुत उपयोगी है, शुगर को कम करने में भी कारगर है, और शुगर के पेशेंट्स को अक्सर देखा गया है कि स्किन डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं और उनको अगर कोई चोट लग जाती है, अल्सर हो जाते हैं, तो वो नॉन हीलिंग वुंड्स या नॉन हीलिंग अल्सर्स कहलाते हैं। वहाँ पर भी नीम बहुत अच्छा काम करता है। इवन हम ऐसा भी एडवाइस करते हैं कि जो चोट आपकी ना भर रही हो, उसमें नीम के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसको वॉश करें और फिर बैंडेज या जो भी आपको चिकित्सा बताई गई है उसे करें। नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम कल्प वृक्ष की संज्ञा दे सकते हैं। इस धरती के ऊपर जितनी भी तरीके की वनस्पतियों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने हमारे जानवरों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने मनुष्यों में, मानव जाति में जितने रोग और कीड़े हैं, उन सबको मारने का, उन सबको नष्ट करने का, उन सबका समन करने का एक कोई उपाय है, वो नीम है। नीम की ये नई प्रजाति किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार और देश की अग्रणी संस्थाएं जिस तरह से नीम की खेती और उसके अलग अलग उत्पाद को प्रोत्साहित कर रही हैं, उससे आने वाले दिनों में नीम किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकेगा।